हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी YouTube के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स आपके लिए मेरे एप्लीकेशन पर स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको आशीष सर स्टडी जोन टाइप सर्च करके मिल जाएगा। उस पर आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है मैथमेटिक्स का, और फोर्थ सेमेस्टर और सुपर टेट का मैथमेटिक्स का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट होने वाला है और सुपर टेट का कोर्स भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो वो एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वहां पर आपको बहुत कई सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, जो कि फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। फ्री टेस्ट सुपर टेट के कई अवेलेबल हैं, उनको आप दे सकते हैं और वहां पर आप अपना स्कोर देख सकते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, आशीष सर स्टडी जोन सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए, अब इस वीडियो के माध्यम से आगे देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं लासा और मासा चैप्टर। लासा और मासा चैप्टर के अंतर्गत आप सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। इसमें देखिए दो वर्ड छुपे हुए हैं। एक यहां पर समापवर्त में एक वर्ड होता है अपवर्त। अपवर्त जो हिंदी में है, समापवर्त मतलब समान अपवर्त, तो सब अपवर्त वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में मल्टीपल। इसका मतलब होता है मल्टीपल, जिसको आप गुणज के नाम से भी जानते हैं। गुणज का मतलब ये हुआ, जैसे हम कहें कि 7 के मल्टीपल, तो आपको पता है 7, 14, 21, 7 चौके 28, 7 25 35, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 11 के मल्टीपल है तो 11, 22, 33, ये सब मल्टीपल्स होते हैं। तो अपवर्त जब भी किसी संख्या का ज्ञात करना हो, कई बार बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 8 के 3 अपवर्त बताइए, तो 8 के 3 अपवर्त 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो गए। 4 अपवर्त होते तो 8 चौके 32, एक और लिख देते। अपवर्त का मतलब हुआ मल्टीपल यानी गुणज बताना। ठीक, गुणज का मतलब गुणा करके 1 2 3 4 5 से गुणा करते आगे लिखते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में टेबल पढ़ते चले जाएंगे, ऐसा समझ सकते हैं। तो अपवर्त शब्द का मतलब जिसको मल्टीपल कहते हैं या गुणज कहते हैं, आप गुणा करके प्राप्त करते हैं। एचसीएफ में एक वर्ड देखिए यहां पर जो आया है समापवर्तक में अपवर्तक। ठीक, अब अगर आपको अपवर्तक ज्ञात करने तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कि कोई संख्या किन किन अन्य संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, विभक्त हो सकती है। जैसे आपसे कहा जाए 12 के अपवर्तक, तो 12 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 के भी पहाड़े में आ जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 12 स्वयं अपने आप से भी कटेगा। तो ये जो आपके सामने लिखे गए हैं, ये 12 के अपवर्तक हैं यानी फैक्टर्स हैं, जिनको हम गुणनखंड भी बोलते हैं। तो ये आपके अपवर्तक या फैक्टर्स या गुणनखंड भी कहे जा सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर देखिए कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से विभक्त हो सकती है, वो अपवर्तक होता है। और यहां पर मल्टीपल अपवर्त का मतलब कि उसके बहुत सारे आगे मल्टीपल्स लिखे जा सकते हैं, गुणज लिखे जा सकते हैं, जितने भी पूछे गए हो उतने गुणज लिखे जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अपवर्त मतलब उसको गुणा करके आगे बढ़ाना है, टेबल यानी पहाड़े के रूप में। और अपवर्तक मतलब वह संख्या किन किन संख्याओं से विभक्त हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए कि 15 के अपवर्तक बताइए, तो 1 से कटेगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 से कट जाएगा, और 15 स्वयं अपने आप से कटेगा। तो ये 15 के अपवर्तक है। यहीं पर 15 के गुणज कहा जाए तो आपको उसमें गुणज, अगर ये तो रहे अपवर्तक, ये 15 के हो गए अपवर्तक यानी फैक्टर्स। अगर अपवर्त कहा जाए, फिर से समझ लीजिए, तो 15 के अपवर्त कहा जाए तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ऐसे इसको बढ़ा देंगे। तो आप समझ गए होंगे अपवर्त और अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज इससे रिलेटेड पूछी जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए और आप लोग उसको अच्छे से समझ सके, कर सकें। तो ये अपवर्त और अपवर्तक समझ गए होंगे। तो एलसीएम को इसीलिए लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि एक्चुअली
एलसीएम और एचसीएफ जो कि आप पहले से परिचित भी होते हैं क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ रखा है। तो एक तरह से ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का रोल क्या होता है। जैसे एलसीएम का मतलब ये है, आपको बहुत छोटा सा अगर मैं नंबर लिखता हूं कि 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। अभी निकालना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बस केवल आप देखते रहिए। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो इसका मतलब अगर इसका 3 और 4 का लासा, एलसीएम को लासा बोलते हैं, इसका 12 है, तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि 12 3 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। यानी लासा एक ऐसी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। अगर आप किन्हीं संख्याओं का लासा निकालेंगे तो वो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो कि दी गई संख्याओं से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 और 4 का लासा पूछा गया, वो आया 12, और 12 3 से भी कटता है और 4 से भी कट जाता है। ठीक, तो आपको बेसिक चीजें पता है। और ये लासा निकालने की विधियां, आप ये वाली विधि तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले 3 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 दूनी 4, फिर ऐसे करते हैं 2 1 कम 2, फिर 3 से इसको काटेंगे और फिर इनको गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये 4 ते 2 दूनी 4 ते 12 आ जाता है। ऐसे निकाला गया है। अभी इन सभी विधियों को डिटेल में सीखेंगे। पहले बस इतना आपको समझना है कि लासा का मतलब क्या है, कि दी गई सभी संख्याओं से वह संख्या, यानी जो एलसीएम प्राप्त होगा उन संख्याओं का, वो एलसीएम दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 4, 5 और 10 का लासा बताइए, तो 4, 5 और 10 का आप लासा फाइंड करेंगे इस तरीके से, तो इसका आपका एलसीएम निकलेगा 20। इसका एलसीएम आएगा 20। अब आप करके देख लेंगे तो आप देखिए, खास बात यह है कि ये जो 20 आपका एलसीएम आया है, ये इस संख्या से भी कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 से भी कट जाएगा, 5 चौके 20, और 10 से भी कट जाएगा, 10 दूनी 20। यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाता है। जो संख्याएं आपको दी गई है उससे एलसीएम डिवाइड हो जाता है। एलसीएम हमेशा इन दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या होगी। ठीक, हर बार आप देख रहे हैं एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इन्हीं का मल्टीपल होगा। जैसा कि आपने इसका फुल फॉर्म जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चीजें आपको पता है। एम का मतलब यहां मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब अभी मैंने बताया गुणज। इसका मतलब आप देखिए, 3 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 12 मिल जाएगा, 4 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 12 मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि गुणज क्यों होता है और एलसीएम में किस तरीके से, एलसीएम का बेसिक मीनिंग क्या है। केवल आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, बस, और कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन करना तो हम सीखेंगे ही अभी, लेकिन उससे पहले आपकी एक एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए और एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आता है एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, यहां वर्ड देखिए क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट भी और कॉमन भी और साथ में फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब जो संख्याएं दी गई संख्या को डिवाइड करे। अब देखते हैं यहां पर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब इसका भी मतलब देखिए, अब हम लोग अगर बात करें कि आपका 3, 6 और 12, 3, 6 और 12 का मासा क्या होगा, तो ये 3 संख्याओं का अगर आप मासा निकालेंगे, मासा मतलब एचसीएफ लिखेंगे, तो इन 3 संख्याओं का एचसीएफ आएगा 3 एचसीएफ आएगा। आप फाइंड करके, अभी विधियों पर हम बात करेंगे, कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए, अगर इनका मासा 3 है तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि दी गई संख्याओं को ये संख्या डिवाइड करेगी। भाई इस 3 से ये भी कट जाएगा, इस 3 से ये भी कट जाएगा और इस 3 से ये भी कट जाएगा। यानी कि जो आपका मासा आया है वो दी गई संख्याओं के बराबर, दी गई संख्याओं से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो इन सभी संख्याओं को कट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। कोई भी ऐसी संख्या आप उठा करके देख सकते हैं, जैसे 10 और 15 का मासा 5 आएगा, 10 और 15 का एचसीएफ 5 होता है, 5 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, डिवाइड कर देगा। तो मासा क्या होता है? मासा सामान्यतः दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है, और लासा क्या होता है? लासा दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है।
ठीक, आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा कि लासा और मासा का मतलब क्या है। जैसे 10 और 15 का अगर हम एलसीएम की ही बात कहें तो वो होगा 30। तो आप देखिए 10, ये आप 30 एलसीएम इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, ये दी गई संख्याओं से कटेगा। और यहां 10 और 15 का मासा 5 है, ये मासा इनको डिवाइड करेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जनरल मीनिंग और बेसिक मतलब इसका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ये भी समझाया कि फैक्टर क्या होते हैं और ये भी समझा दिया कि मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद एक दो बेसिक पॉइंट और चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये भी पूछ लिया जाता है। अभाज्य संख्याएं जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या होती है, यानी अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी, यानी अपने आप से कटेंगे। स्वयं का मतलब अपने आप। जैसे दो या तो एक से विभक्त होगा या फिर दो अपने आप से ही होगा। 3 या तो एक से होगा या फिर 3 स्वयं से होगा। 5 या तो एक से कटेगा या 5 स्वयं से कटेगा। इसी तरीके से 7 या तो एक से कटेगा या 7 स्वयं से ही कटेगा। फिर 11 आ जाता है, या तो एक से या तो 11 स्वयं से। 13 भी या तो एक से या तो स्वयं से। ये सभी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। 13 के बाद अगला हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद 23। तो इस तरीके से ये संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी या तो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। और जब आप लासा लेते हैं तो जब आप इस तरीके से उसको फैक्टराइज करते हैं तो उसमें इन्हीं संख्याओं से विभक्त किया जाता है। तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इन्हीं से चेक करते। कभी आप 4 से नहीं करते, कभी आप देखिए 9 से नहीं डिवाइड करते, 6 से डिवाइड नहीं करते मिलेंगे। आप इन्हीं से या तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, और इन्हीं संख्याओं से लासा ज्ञात किया जाएगा या डिवाइड करके चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स क्या है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपकी बात इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा अभाज्य संख्या क्या है। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ये भी कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। सह अभाज्य संख्याएं जिसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स, देखिए सह वर्ड का मतलब ही है कि एक से ज्यादा चीजें साथ में हो, यानी ग्रुप में संख्याएं होंगी। जैसे हम कहें 3 और 5 कैसी संख्या है, तो ये ग्रुप पूरा सहभाज्य है, क्योंकि 3 और 5 में कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। देखिए इसमें कोई कॉमन हो नहीं सकता। अब मैं कहूं 2 और 5, तो ये भी आपका, ये भी सहभाज्य, क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं। 1 और 2 ये भी सहभाज्य है, 1 और 3 भी सहभाज्य है। इसी तरीके से 5 और 6 भी सहभाज्य, क्योंकि 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 2, 3 और 5 कुछ भी, आप एक से अधिक संख्या होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जो होगा, और जिनमें इसमें मुख्य बात यह है इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ वर्ड का मतलब होता है कॉमन। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन नंबर ही नहीं होगा, तो उनका कोई एचसीएफ भी नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्योंकि उभयनिष्ठ कुछ होगा नहीं, कॉमन कुछ होगा नहीं, तो मासा भी कुछ नहीं होगा। और इनका कॉमन अगर देखा जाए क्या होगा, तो इन सबके पास एक जरूर है भाई। 3 को भी हम 3 गुणे 1 कह सकते हैं, 5 को भी हम 5 गुणे 1 कह सकते हैं। तो इनमें सिर्फ एक कॉमन निकल सकता है। एक के अलावा और सहभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, चाहे कहीं ले लीजिए। जैसे ये 5 और 6, तो 5 गुणे 1 और 6 गुणे 1 भी कह सकते हैं, है तो ये 5 और 6। इसमें देखिए एक ही कॉमन मिलेगा। इन सभी जोड़ों में एक ही कॉमन मिल सकता है। तो इसका मतलब ये बात याद रखिएगा, सहभाज्य संख्याओं में, सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है, एक ही होगा।
सिर्फ इसको 1 इसका कॉमन फैक्टर, और इसके अलावा 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यहां पर जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये लिखने से अर्थ ये है 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता सहभाज्य संख्याओं। और इसी क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है, तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी को प्राइम नंबर्स है या सहभाज्य संख्याएं, इनका HCF या मासा 1 होता है, क्योंकि मासा को बोलते ही कॉमन फैक्टर है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि सहभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो आप कहेंगे सहभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की विधियां, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, सहभाज्य या भाज्य संख्याएं क्या है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विधियां। तो सबसे पहले देखिए लासा निकालने की विधियां हम पढ़ते हैं। लासा, जिसको आप एलसीएम कहते हो, इसकी विधियों पर बात करते हैं। इसकी प्रमुख 2 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। तो हम लोग गुणनखंड विधि की चर्चा करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए 8 और 12 का लासा निकालिए, किस विधि से? गुणनखंड विधि से, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो अब गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना होगा? 8 के फैक्टर करने होंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 बार 2 हो गया। ये आपका 3 बार 2 हो गया, यानी 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 को आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 12 को भी अगर आप ऐसे करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनको आप पावर यानी घातों के रूप में लिखेंगे। जैसे यहां पर सिर्फ 2 ही है तो 2 पर घात 3, और यहां पर 2 पर घात 2 है, 2 2 बार आया है और 3 1 बार आया है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसका लासा लिखने की विधि ये होती है गुणनखंड विधि में। लासा यानी एलसीएम क्या होगा? इसका ये होगा तरीका कि जो भी संख्याएं आई हैं, भले ही वो यहां पर कॉमन है या नहीं है, दोनों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन संख्याओं की महत्तम यानी बड़े से बड़ी घात को लेकर के गुणा कर देते हैं बस। जैसे यहां पर 2 की घात 2 है, लेकिन ऊपर वाले में 2 की घात 3 है, तो आप 2 की घात 3 लेंगे जो बड़ी से बड़ी घात हो। यहां 3 की घात 1 है, यहां 3 में कुछ है ही नहीं, फिर भी लिखेंगे 3 की घात 1 को साथ में। मतलब हर संख्या की हाईएस्ट पावर के साथ उसको लेना है और गुणा करना है। बड़ी से बड़ी घात के रूप में 2 की बड़ी से बड़ी घात यहां सब जगह मिला के 2 की घात 3 है, तो इसको ले लिया। और 3 की बड़ी से बड़ी घात, क्योंकि 3 आया ही एक बार है तो बड़ा छोटा सोचना ही नहीं, यही ले लिया जाएगा, इसको साथ में गुणा कर दीजिए, बस यही हो जाएगा आंसर। तो आप देखेंगे 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 मतलब 24, 8 तिरिक 24 इसका लासा हो गया। इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि कहलाती है। इस विधि को गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना कहते हैं, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक और उदाहरण से देख लेते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। एक उदाहरण उठाते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे 24, और एक उदाहरण और उठा लेते हैं 36। इनका हम लोग एलसीएम लिखते हैं। तो 24 के ऐसे ही फैक्टर कर लीजिए। पहले देखिए 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, 2 12 दूना 24, फिर ये भी 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर ये भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर्स है वो लिख लिए जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसको घातों के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार, और 3 कितनी बार आया? सिर्फ 1 बार, ये लिख लिया गया। इसके बाद हमारा काम है 36 का। तो 36 को भी ऐसे लिखेंगे, 2 18 दूना 36 होता है, 2 से 2 9 18 होता है, फिर 3 से 3 तिहाई 9, और फिर 3 एकम 3। ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको अगर घातों के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, भाई 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो जितनी बार होता है कोई संख्या उसको घात में लिख दिया जाता है। अब यहां से अगर हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम की अगर बात करें तो क्या होगा, इसमें ये देखा जाएगा। अच्छा चलिए, इसी के साथ हम एलसीएम और एचसीएफ भी अब सिखा देते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों की ही गुणनखंड विधि को बता देते हैं, ताकि अलग अलग ना करना पड़े। गुणनखंड विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले एलसीएम बता देते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर जो हो हर संख्या की, प्रत्येक संख्या जो इसमें आई है, जैसे 2 और 3 आया है,
तो इनकी हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी घात के रूप को लेकर के गुणा करेंगे। तो 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो आप 2 की घात 3 ले लेंगे, और 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। बस इसी का गुणा आपका लासा हो जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, और इसका मतलब 9 हो जाएगा। तो 9 8 72, आप देख रहे हैं ये आ गया 72। तो इस तरीके से 72 इसका लासा हो गया। अब यहीं पर हम इसका HCF अगर पूछते, यानी मासा क्या होगा अगर पूछा जाता, तो इन्हीं संख्याओं का, इसका 24 और 36 का ही मासा, तो उस स्थिति में मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सबका कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी घातों को लेकर के गुणा कर लिया जाता है। वो भी दोनों में उभयनिष्ठ होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, जो यहां भी हो और यहां भी हो। उनका सबसे लोवेस्ट यानी कम घात में, जो सबसे छोटी घात में हो संख्या, वो लेकर के गुणा करते हैं। या आप सामान्यतः कह सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो वही आपका मासा हो जाएगा। तो आप देखिए 2 की घात 2 सबसे छोटा है, 2 की घात 3 ज्यादा है, तो आप 2 की घात 2 ले लेंगे, दोनों जगह मिल जाएगा। 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है, यानी एक ही बार 3 आप लिखेंगे जो सबसे छोटी घात है। तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4 और 3 4 3 12, ये 12 इसका मासा हो गया, यानी 24 और 36 दोनों का मासा 12 है। ठीक है, अब आप ये देख भी पाते हैं, आंसर तो आपको समझ आ गया होगा। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जब लासा ज्ञात किया गया तो 24 और 36 का लासा आया 72, 72 24 से भी कट जाएगा, 24 3 72, और 36 दूना 72, 36 से भी कट जाएगा। और जब 24 और 36 का मासा यानी HCF फाइंड किया गया तो आया 12, जो कि इन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या है, और मासा 12 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ उल्टा है, ये 24 36 एलसीएम को काटते हैं, जबकि मासा इन संख्याओं को विभक्त करेगा, 12 दूना 24 और 12 3 36, यही मासा और लासा में अंतर है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और इसकी विधि को भी अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी विधि पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि भाग विधि है। विधि को हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए भाग विधि से जो एलसीएम होता है वो करना बहुत ही आसान है। ये भी जैसे मान लीजिए 18 और 24 ये संख्या ले लेते हैं, इसका आपको भाग विधि से लासा बता रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 18 24, और इसके बाद इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 से पहले कटेगा तो 2 9 18, 12 दूना 24, ये सब आप जानते हैं। फिर देखिए 2 से अभी कटने वाली संख्या यहाँ पर है 9, ऐसे उतार लीजिए, 2 6 12, अभी भी 2 से कटेगा ये, तो 2 3 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से आपने देखा इनका एक साथ संयुक्त रूप से भाग विधि में 18 और 24 का इस तरीके से आपने फैक्टर कर लिया। और अब इन्हीं का गुणनखंड, एलसीएम का मतलब 18 और 24 का एलसीएम करने का मतलब इन्हीं का गुणनखंड करेंगे, जो 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 2 बार। अब आप देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72, ये आपका आ गया लासा, 18 और 24 का लासा 72 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप ये विधि जो होती है भाग विधि होती है। तो इसको मैं एक ही एग्जाम्पल लेकर के छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी अन्य प्रश्नों के माध्यम से इसको सीखेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक डिटेल में जाएंगे और फिर आगे बात करेंगे। अब चलिए इसके बाद हम लोग भाग विधि से मासा ज्ञात करना सीखते हैं। मासा यानी HCF, भाग विधि से मासा। तो अब जैसे यहीं पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं, जैसे हो गया 16 और 24। 16 और 24 ना लेकर के चलिए और कुछ ले लेते हैं, जैसे 16 और 28 ले लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि इनका मासा कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां पर भाग की प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। 16 और 28 को ऐसे भाग करेंगे, 16 एकम 16, एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा 32। अब 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब 12 जो बच गया, यहां से फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो संख्या थी 16, इसको यहां बीच में लेंगे। विधि ध्यान दीजिएगा, फिर 12 एकम 12, अब ये 4 बचेगा। अब इस 4 को फिर से भाग का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बीच में इस 12 को लिखेंगे, जब तक कि पूर्ण रूप से कट ना जाए। 4 3 12, अब पूर्ण रूप से विभक्त हो गया, खत्म हो गया। लास्ट स्टेप में किसने काटा, 4 ने पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, तो आखिरी में 4 आया, यही मासा हो जाएगा। यानी इनका जो मासा होगा
वो 4 हो जाएगा। 16 और 28 का मासा 4 होगा। तो ये विधि जो है ये भाग विधि है। आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन विधियों को आप ढंग से समझिए और सीखिए। अब चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इनका अभ्यास कार्य कर लेते हैं और आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें आपको सिर्फ संख्याएं दी गई 125, 220, 125, 220 और 275 का लासा एवं मासा गुणनखंड व भाग विधि दोनों से ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले हम लोग इनका लासा निकाल लेते हैं। लासा यानी कि एलसीएम। अब आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका तरीका क्या है, 125 के फैक्टर करिए, जो कि आपको मालूम है कि 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 25 और ये 5 एकम 5। यानी कि जब हम 125 के बारे में फैक्टर लिखते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाता है। ठीक, अभी हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसको। और फिर हम 220 के बारे में लिखेंगे तो 220 को भी इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। 2 से 2 एकम 2, ये 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे 11 और 5 भाई 11 पचे 55 और 11 एकम 11, क्योंकि 11 स्वयं से ही कटेगा। तो यहां आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। अगली संख्या है 275। इसके भी फैक्टर इसी तरीके से करेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे। तो ये आप 3 से देख लेंगे, 3 से कट रही संख्या, 3 9 27, नहीं 3 से नहीं कटेगी क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से ही कट जाएगी। 5 25 2 बचा, 5 25 2 बचा, फिर 5 25 और 5 25, ठीक है 2 बार। फिर ये 5 से देखिए 11 बार और फिर 11 इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका हो गया 25 गुणे 11 यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 11। ठीक, अब आपको पता है कि इनको घातीय रूप में लिखना होता है तो लिख देते हैं। 5 की घात 3 यहां पर लिखेंगे तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और 11 की घात 1। इसको भी लिखेंगे तो 5 की घात 2 और 11 की घात 1। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको क्या करना होता है, अब सिर्फ आपको यहाँ पर लासा लिखना है, जो कि आपका गुणनखंड विधि से इसी प्रकार से ज्ञात करना। और लासा में क्या है, सभी बड़ी घातों को ले लेंगे। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात सिर्फ यहाँ आई है, 2 की घात 2, 3 इसमें आया नहीं है। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, तो सबसे बड़ी वाली घात ले लीजिए लासा में। और 11 तो एक ही बार सबसे ज्यादा आया तो ये ले लीजिए। बस इन्हीं का जो गुणनखंड अब आपका आएगा 2 गुणे 2 और 5 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और 11 1 बार। यही जो आप गुणा करके लाएंगे यही आंसर आपका लासा हो जाएगा। तो वो होगा 2 दूनी 4 पंचे 20, यहां तक हो गया 20, 20 पंचे 100, 100 पचे 500, 500 के साथ गुणे 11 और 11 पचे 55 यानी कि 5500। इनका लासा आपका 5500 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लासा इसका सीख लिया। और लासा गुणनखंड विधि से कैसे, अब हम लोग इन्हीं का लासा सीखेंगे भाग विधि से। तो एक ही बार में आपको इन तीनों को इस तरीके से लेना है और इसका फिर आप देखेंगे ये संख्या, अब यहाँ 2 से कटने वाली संख्याएं हैं तो अभी हम 2 से ही काटते हैं। ये आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, और ये अभी कटेगा नहीं तो उसे तो ऐसे छोड़ दीजिए। अभी भी ये 2 से कटेगा तो बाकी चीजें ऐसे उतारिए जो 2 से नहीं कटती हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये भी ऐसे उतार लेंगे। अब देखेंगे 3 से कटने वाली संख्या इसमें है नहीं, सब 5 से कटेगा। तो 5 से देखिए 5 दूनी 10, तो 5 25, इसको 5 से काटिए 11, इसको 5 से काटेंगे 5 25 और 5 25 2 बार। फिर 5 से कटने वाली संख्या अभी भी यहाँ मौजूद है, 5 25 11 ऐसे लिखेंगे और ये भी 11। अभी भी ये 5 एक बार कटेगा, फिर 11 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब 11 पूरा दोनों 11 है तो सब एक एक बार में कट जाएगा। जब फाइनली ऐसे एक आ जाए, ये जो विधि है ये भाग विधि से लासा कहा जाता है। अब आप भाग विधि से लासा निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। तो फिर वही गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, पंचे 500 गुणे 11 यानी 5500। ये आपका लासा हो गया। और फिर भी वही आंसर आया भाग विधि से। आपने करके देख लिया कि कैसे भाग विधि प्रयोग करेंगे। तो लासा दोनों विधियों से आपने कर लिया है। अब मासा भी कर लेंगे। मासा में आपके फैक्टर्स जो आए थे वो आप लिखेंगे, ठीक है।
जैसे 125 के फैक्टर और 220 के फैक्टर और 275 के फैक्टर। अब इनका हम मासा जब लिखेंगे तो 125 का तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आया था, यानी 5 की घात 3 कह सकते हैं। 220 का इसका आपका आया था 5 से करने पर आपका 2 से करेंगे। देखिए यहां पर आपका 220 का आपने किया था तो पहले 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, और फिर 2 से करेंगे तो 55, और फिर 5 से करेंगे 11, और फिर 11 से करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 आया था, यानी कि 2 की घात 2 और 5 की घात 1, 11 की घात 1। इसी तरीके से 275 का आपने किया तो 55 55 5 11 ये आया था। ये फैक्टर कर लेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 11, जिसको घातीय रूप में लिखेंगे 5 की घात 2 और 11 की घात 1। अब एचसीएफ में यानी कि जब आपको मासा ज्ञात करना है, ये मासा की कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से जब मासा लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट जो कॉमन हो तीनों में वही लिया जाएगा। तो तीनों में सिर्फ और सिर्फ 5 वाला ही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 5 के अलावा कुछ और है नहीं। यहाँ 2 और 11 भी है, यहाँ 11 और 5 है। तो 5 का जो कॉमन फैक्टर नहीं, 5 की सबसे छोटी घात वही ली जाएगी, वो है 5 की घात 1। तीनों जगह से 5 अगर देखें तो कॉमन तो है, लेकिन सबसे छोटी घात जो है वो 5 की घात 1 है। यही आपका 5 की घात 1 का मतलब 5, यही आपका मासा हो गया। अब भाग विधि से मासा करने के लिए अब देखेंगे भाग विधि से मासा कैसे करेंगे इनका। भाग विधि से मासा ज्ञात करने का तरीका यह है कि जो आपको तीनों संख्याएं दी गई हैं उनमें से कोई भी 2 संख्याएं आप पहले उठा लीजिए। जैसे हम ये उठाते हैं 220 को 275 से करते हैं पहले गुणा, एक बार जाएगा 220 एक कम 220, यहां से आपका 55 बचेगा, फिर 55 से 220 को करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 55 से जो तीसरी वाली संख्या है इसको भाग देना शुरू करेंगे। 3 संख्याओं के मासा की विधि ध्यान रखिए। 55 दुना 110 हो जाएगा, यहां से आपका 15 बचेगा। भाई 15 से फिर इस 55 को काटेंगे जब तक ये कट न जाए, तो 15 दुना 30, फिर यहां से 5 और यहां से 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, 15 तिया 45, फिर यहां से 10 बचेगा, 10 से फिर इस 15 को करेंगे, 10 एक कम 10, 5 बचेगा, 5 से इस 10 को फिर से किया जाएगा, 5 दूनी 10, अब ये कट जाएगा। जब फाइनल कट जाता है तो वही एचसीएफ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं फाइनली 5 आया। ये आपका तरीका होता है भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए। तो भाग विधि से मासा में आपको केवल भाग देते जाना और आपने सारे इन्हीं प्रश्नों को गुणनखंड विधि, भाग विधि, सबसे लासा मासा को अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, आपको मैंने अभी बताया कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटेगा वो सिर्फ लासा होता है। और यहाँ एक और बात है कि वह छोटी से छोटी वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि लीस्ट वर्ड होता है सबसे छोटा। जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप एलसीएम फाइंड कर देंगे, बस इनका एलसीएम करना है, यानी कि वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बेसिक आपको सिखाया कि एलसीएम संख्याओं के लिए ऐसी संख्या होती है कि वो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, यानी 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी, 30 से भी, वो क्या होगा, वो इन तीनों का लासा होगा, यानी एलसीएम होगा। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से पहले कटने वाली संख्या है तो ये 25 ऐसे लिखेंगे, ये 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 3 से कटने वाली संख्या, तीनों 25 15, 25 ऐसे लिखेंगे, तीनों 25 15। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 55 25, फिर 5 एक कम 5। यहाँ से देखिए सब अब कट चुके हैं। एलसीएम निकालने के लिए फिर आप इनको गुणा करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये कितना आएगा, 2 पंचे 10, 33 पंचे 150। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 25 दूना 50 या 150। तो 150 देखिए जो संख्या है ये 150, ये संख्या ऐसी संख्या है जो इस 15 से भी कट जाएगा, 15 धाम 150, 25 से भी कट जाएगा, 25 छक्का 150, 6 बार में 30 पंचे 150 होता है। यानी इन तीनों संख्याओं से भी ये संख्या डिवाइड हो जा रही है। और यही डिमांड थी
कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 15, 25 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आपका उत्तर हो गया 150 और जो कि इन संख्याओं का लासा है। तो अगर आपने बेसिक्स पर ध्यान दिया है कि लासा और मासा का अर्थ क्या है, यहीं पर प्रश्न होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन संख्याओं को विभक्त कर दे, विभाजित कर दे। यहां पर प्रश्न बदल जाता, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो आप मासा निकालते जब बड़ी से बड़ी। आप देखिए उसको भी यहीं पर कर लेते हैं। इसको यहां से आप लाइन खींच के समझिए कि आप क्या करते तब 15, 25 और 30 का लासा निकालते। अगर ये पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करेगा, जो 15, 25 तथा 30 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। यहां पर प्रश्न देखिए बदल गया, विभाजित करे। ये प्रश्न नोट कर लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित करे। अब ये संख्याएं कटेंगी जो, तो वो मासा लिया जाएगा। और मासा लेने का तरीका मैंने आपको बताया। ये प्रश्न मैं अब ऊपर से हटा देता हूं क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए मासा जब आप लेंगे तो अब क्या होगा कि आप ऐसे 25 से पहले 25 से 30 को भाग कर दीजिए। 25 से कम 25, 5 बचा, 5 से इस 25 को फिर करेंगे तो 50, 25 कट गया। जब कट जाता है तो इस 5 से फिर तीसरी संख्या जो कि यहाँ 15, इसको भी करेंगे। 5 3 15 कट गया। जब सब कट जाए तो यहाँ फाइनली जो होता है वही एचसीएफ होता है, यानी मासा होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मासा निकल के आया 5 ऐसी संख्या जो इस 15 को भी, इस 25 को भी और इस 30 को भी डिवाइड कर देगा। यानी 5 वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर सकती। 5 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे। 15 को भी डिवाइड कर दे, 25 को भी कर दे, 30 को भी कर दे, तो 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। तो जब प्रश्न आए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इनको पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो आप इसका मासा निकाल देंगे। जब छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो आप लासा निकाल देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और इसके बेसिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी के पैकेट हैं, थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा? अब देखिए एक ऐसा थैला हमें सोचना है, एक ऐसा थैला सोचना है जिसमें इस तरीके से आए कि छोटे छोटे थैलों में ये तीनों ही डिवाइड हो जाए, तीनों ही छोटे छोटे थैलों में डिवाइड हो जाए, बढ़ जाए। तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और इनसे छोटी हो, तभी तो थैला उसमें भरा जाएगा, थैले में इन्हीं रसायनों को भरा जाएगा। तो अब ऐसी संख्या जो इनसे छोटी भी हो और इनको डिवाइड भी कर दे, तो वो क्या होगा, वो इनका मासा होगा, एचसीएफ होगा। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है। क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, 18, 45, 36 से बड़ी संख्या आ जाएगी, तो वो उस थैले के रूप में उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। इन्हीं चीजों को बांटना है। प्रश्न की डिमांड है कि इन्हीं चीजों को बांटा जाए। प्रश्न की डिमांड क्या, इन्हीं तीनों को डिवाइड किया जाए, एक ऐसे पैकेट या थैले में पैक किया जाए जो कि इन सब को डिवाइड भी कर दे। तो इस स्थिति में सिर्फ एचसीएफ ही आपको लेना पड़ेगा, यानी मासा। मासा हमेशा इन संख्याओं से छोटी संख्या मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करना शुरू करेंगे, किसी से भी कर लीजिए। जैसे 18 से हम 45 को ही करके देखते हैं, तो 18 दूना 36, यहां से बचा 9, ठीक है, 9 बचा। 9 से फिर इस 18 को करेंगे तो 9 दूनी 18, कट गया। जब ये पूरा कट जाता है तो 9 से फिर तीसरी संख्या को भी देखते हैं जो कि 36 है, इसको भी देख लीजिए। 9 चौके 36 भी कट गया। यानी कि अब फाइनली सब कुछ कटने के बाद 9 आया, मासा 9 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 9 केजी के पैकेट, यानी वो अधिकतम सीमा, थैले की अधिकतम भार 9 केजी होगा। अगर इस थैले का भार 9 केजी हो जाए, तो आपको पता है कि अगर थैला 9 केजी का होगा
तो 9-9 किलो के 2 पैकेट में ये बढ़ जाएगा, 9 दूनी 18, और 9-9 किलो के 5 पैकेट में ये बढ़ जाएगा, और 9-9 किलो के 4 पैकेट में ये भी बढ़ जाएगा, 9 चौके 36। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है 9 kg। 9 kg का अधिकतम भार का थैला होगा जो इन दिए गए रसायन के पैकेटों को बराबर भाग में समान भार के रूप में डिवाइड कर देगा। ठीक भाई, 9 kg के 2 पैकेट, 9 kg के 5 पैकेट और 9 kg के 4 पैकेट्स बन जाएंगे आराम से। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, इन प्रश्नों की डिमांड को समझिए, इनके पीछे के बेसिक्स को समझिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। इसमें एक लड़का है प्रतीक, एक है अजय और एक है असलम। तीनों किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और एक को यहां तीनों एक प्लेस पर शुरू करते हैं। एक को चक्कर लगाने में लगता है प्रतीक को 12 मिनट, अजय को 15 मिनट और असलम को 18 मिनट लग जाते हैं वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने में। सुबह 8:30 बजे चक्कर लगाना, दौड़ना शुरू करते हैं। कोई एक निश्चित स्थान है, मान लेते हैं यहां से, तो एक को चक्कर यहां से शुरू करके आने में लग जाते 12 मिनट, दूसरा भी यहां से चक्कर करके आता है, यहां पहुंचता है तो उसको भी लग जाते हैं 15 मिनट, तीसरा यहां पहुंचता है, जब तीनों सेम स्थान पे जब पहुंचते हैं तो उसको लग जाता है 18 मिनट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 8:30 बजे अगर दौड़ स्टार्ट की गई है तो पुनः वो समय क्या होगा जब वो एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे दौड़ के। तो इनका कम से कम एक ऐसा टाइम जबकि ये तीनों फिर से उसी स्थान पे आ जाए। ऐसे प्रश्नों की प्रकृति के लिए आपको क्या करना होगा कि इनका एलसीएम लेना होगा। भाई जाहिर सी बात है कि वो समय इन समयों से बड़ा होगा, अधिक होगा। भाई सिंपल सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि अब सभी अभी 5 ही मिनट में या 3 ही मिनट में तीनों यहां पर आके मिल जाएंगे, क्योंकि एक को लग रहा है 12 मिनट, एक को 15 मिनट, एक को 18 मिनट। तो समय अवधि बहुत अधिक होगी, बहुत देर बाद एक ऐसा समय आएगा जब कई चक्कर लगाने के बाद एक बार पुनः यहाँ पर फिर से दिखेंगे। वो समय कितना मिनट होगा वो देखते हैं, उससे इनका लासा लेने से ये चीज पता चल जाएगी। ठीक, मासा तो इनसे कम ही आ जाएगा, मासा तो इसका 3 ही आ जाएगा, 3 मिनट। तो 3 मिनट में तो ये सब कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, फिर वो एक साथ मिलेंगे कहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। तो 12, 2 छंग 12, 15 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 9 18, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लीजिए, और 9 भी नहीं कटेगा। 3 से 3 एक कम 3, तीनों 25 15, 3 तिहाई 9, फिर 3 से अगर आप काटते हैं 3 एक कम 3, और ये 5 से फाइनली इस तरीके से जो एलसीएम इन सबका आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 5 20, 20 9 180, यानी 180 मिनट के बाद ये लोग फिर मिलेंगे। 180 मिनट को आप चाहे तो 3 घंटे भी कह सकते हैं। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 60 60 180 मतलब 3 घंटे भी कह सकते हैं। 3 घंटे बाद ये सभी फिर से मिलेंगे, या 180 मिनट के बाद ये चक्कर लगाते लगाते सब लोग एक साथ फिर से इस स्थान पर पहुंच गए होंगे। ये प्रश्न की डिमांड थी। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, तो सुबह के 8:30 बजे, सुबह को एएम बोलते हैं। अगर सुबह के 8:30 बजे ये लोग स्टार्ट करें तो इसमें 3 घंटा बढ़ाएंगे तो 8 3 11, यानी सुबह के 11:30 बजे पुनः ये लोग मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। अगर प्रश्न हो कि कितनी देर बाद मिलेंगे तो आप कहेंगे 180 मिनट बाद या 3 घंटे बाद। अगर प्रश्न हो कि पुनः फिर कितने बजे मिलेंगे तो 11:30 बजे मिलेंगे पुनः, है ना, 3 घंटे बाद। इस तरीके से प्रश्न की डिमांड होगी और आपको इन प्रश्नों को करना होगा। मुझे आशा है कि आपको ये बेसिक लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रैक्टिस और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और एक पार्ट और बनेगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से जो हमारे चैनल पर अवेलेबल वीडियोस हैं वहां भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और इनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें ढेर सारे और कराए जाएंगे, जो कि एप्लीकेशन पर कोर्स स्टार्ट है और वहां पर आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अगर आप सबको अच्छे से वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अच्छे से शेयर करें, एक दूसरे को जोड़ते रहें प्लेटफॉर्म से,
और इसके बारे में लोगों को बताते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।